हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का लेक्चर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सबको पता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स क्या होता है। सिंपली जनरेटिंग स्टेशन है, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बाद आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक ओवरव्यू बोला मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको कंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर है उसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, इंसुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे बिट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, ये तो पता चल गया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है। जनरेटिंग स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना है आपके रिमोट लोकेशंस जहाँ पर आपके लोड है। तो ये जो पहला बिट है एग्जैक्टली ये भी एक MCQ बिट है, आपको दिमाग में रख लेना है। कैरियर बिटवीन रिमोट जनरेशन स्टेशन टू लोड सेंटर, ठीक है, जहाँ पर भी आपका लोड लोकेटेड है, ठीक है। और ज़्यादातर आपके कंडक्टर्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के होते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल्स पढ़ लेते हैं। ये बिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो लो वोल्टेज है, ये बिट आता है कि लो वोल्टेज है 220 वोल्ट है या फिर 230 वोल्ट है, जो कुछ भी है ये RMS वैल्यूज है, ठीक है। और सिंगल फेज 2 वायर रहते हैं, सबको पता है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। 415 वोल्ट है या फिर 440 वोल्ट है वो भी चलेगा। 3 फेज 4 वायर सिस्टम्स होते हैं। सिंपली क्वेश्चन आता है 440 वोल्ट वोल्टेज लेवल्स होते हैं, उसका सिस्टम कैसे होता है, तो आपका आंसर 3 फेज 4 वायर होना चाहिए। रीज़न ये है कि आपको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है एट द लोड एंड, इसीलिए 3 फेज 4 वायर। इवन आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी ट्रांसफॉर्मर्स भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आपका जो सेकेंडरी साइड है उसमें आपका स्टार पॉइंट विथ न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि आप अपना जो लोड है उसको 3 पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 फेज आया है, सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज, R फेज Y फेज B फेज, ऐसे आप विथ न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ कर सकते हो। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है प्रैक्टिकली। चलो ठीक है, अब देखो ये जो बिट्स हैं इसको आपको रट लेना पड़ेगा। हाई वोल्टेज का मतलब होता है 33 kV और 11 kV और 33 kV के आसपास, 11 से लेकर 33 kV को, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब है 66 kV, 132 kV और 220 kV। ये बिट्स हैं, आपको दिमाग में रख लेना है। अगर आपको पूछा है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इनमें से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कौन सा है, तो आपको ये सारे बिट्स दिमाग में रहने चाहिए। 66 kV भी आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, 132 kV और 220 kV भी, ठीक है। अब दूसरा आता है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, वो होता है 400 kV। स्पेसिफिकली आपको पूछा जाता है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर मॉडर्न EHV, ठीक है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब है 765 kV एंड अबव। बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो अभी आपके अल्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल्स पे ऑपरेट हो रहे हैं इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो ये जो बिट्स है ये आपको साइड में लिख लेने पड़ेंगे, ठीक है। आप किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा स्पेस दो, तो आप स्क्रीनशॉट अभी लेके रख सकते हो इस पूरे बोर्ड का जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक बार टॉपिक कवर हो गया तो पूरा बोर्ड ख़राब हो जाता है। चलो देख लेते हैं हम लोग। अब क्या है कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से आप क्या करोगे, स्टेप अप कर दोगे वोल्टेज को। अच्छा, ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम लोग स्टेप अप करें, क्योंकि जनरेशन्स तो हमेशा हमारे 11 kV या फिर 21 kV इतने ही होते हैं, लेकिन आपके जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आपके 400 kV, 765 kV, 66 kV, 132 kV ऐसे टाइप में होते हैं। ये क्यों? रीज़न है आपके हाई वोल्टेज पे आपके लॉसेस कम हो जाते हैं, आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। और एक बात दिमाग में रख लेना, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या है, करंट कम हो रहा है, तो आपके I2R लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एक बिट है। सो और साइज़ ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड, जो वही अभी हम लोगों ने बात किया, जो करंट का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है तो आपका जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो साइज़ ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस और लॉसेस भी आपके कम हो जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है, बिट आता है कि इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 - k/V cos/φ करना है। फिर V इज़ योर ट्रांसमिशन लेवल, ठीक है। आप जिस वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिट कर रहे हो उसको हम लोग V बोलते हैं।
ये बिट है, इसको रख साइड में लिख लेना। मुझे इतना न्यूमेरिकल्स में कभी इसका यूज़ हुआ ही नहीं, ऐसा बोला तो भी चलेगा, लेकिन थ्योरी बिट आ जाता है। नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं और आपको ये चूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग बाकी भी बहुत सारा चीज़ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ लिया कंडक्टर, तो हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर कौन से एरिया में कौन से बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहला आता है फीडर, ठीक है। फीडर का जो करंट डेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है और 24/7 होता है। इसीलिए करंट फीडर्स को डिज़ाइन करते वक्त करंट का कैपेसिटी चेक किया जाता है, या फिर करंट कैपेसिटी, करंट कितना ट्रैवल करने वाला है ये चेक करते हैं हम लोग। उसके लिए भी एक क्लॉ है, वो है 220 kV के नीचे अगर फीडर है आपका, तो आप करंट डेंसिटी पे या फिर करंट के कैपेसिटी पे कंडक्टर को डिज़ाइन करते हो। वेयर एज अगर आपका 220 kV के ऊपर है वोल्टेज लेवल, तो आपका जो कंडक्टर का डिज़ाइन रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स के ऊपर या फिर क्लियरेंस के ऊपर, ठीक है, डिज़ाइन होता है। लेकिन आपका स्पेसिफिक आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब देखो वही बात, अगर ये होगा तो फीडर का। अब रहो स्पेसिफिकली अगर फीडर में पूछा है अबाउट 220 kV, तो आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ फीडर पूछा है, तो आपका आंसर करंट कैपेसिटी ही रहेगा। फीडर का मतलब ही वो करंट के लिए डिज़ाइंड है, ठीक है, मतलब बिलो 220 kV, ये आपको समझ लेना है MCQ बिट में। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर को सिंपली वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे ही उसका कंडक्टर का डिज़ाइन किया जाता है। अब ऐसा क्यों, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको याद है, ट्रांसमिशन के ट्रांसफार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर्स, या फिर पावर ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या था, एग्जैक्टली वही डिफरेंस यहाँ पर भी है। हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ लिया और फीडर भी पढ़ लिया, इसके ओरिएंटेड कंडक्टर के डिज़ाइंस भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट कंडक्टर कैसे होता है उसको पढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में सबसे पहला आता है सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर का एडवांटेजेस से डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है आपके पास एक वायर है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये स्ट्रेच होते जाता है, और इससे क्या होता है, अगर विंड का प्रेशर आ गया, कुछ आ गया, तो सैग बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन होता है, मतलब जो कुछ भी कंडक्टर होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो सॉलिड प्रोवाइड करके नहीं देता। और एक बात है, सॉलिड्स के अंदर स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे स्किन इफेक्ट का मतलब है आपका जो करंट का टेंडेंसी है वो आउटर पोर्शन में ज़्यादा फ्लो होने का टेंडेंसी होता है रादर देन इनर पोर्शन। इसके पीछे का रीज़न है, ये देखो, आपके जो आउटर फ्लक्सेस है वो इनर फ्लक्सेस के साथ लिंकअप हो जाता है, वहाँ पर इंडक्टेंस फॉर्म हो जाता है, और इंडक्टेंस फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, आपका ऑब्वियसली एक्सेल बढ़ गया, इम्पीडेंस बढ़ गया, तो आपका करंट का फ्लो एट द सेंटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो करंट यहाँ पर क्या है, कम हो गया। इसका मतलब आपका कंडक्टर का यूटिलाइजेशन नहीं है और आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड हम लोग यूज़ नहीं करते, रीज़न है आपका स्किन इफेक्ट। और भी डेप्थ में पढ़ेंगे एग्जैक्टली स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग कंडक्टर कवर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, देखो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में क्या करते हैं, आपने ये जो सॉलिड कंडक्टर था उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ योर कंडक्टर आपने फॉर्म कर लिया और बंच कर लिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बंच करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। यहाँ पर क्या हो गया, आपने स्किन इफेक्ट कवर कर दिया। अब क्या है, सरफेस एरिया छोटे छोटे हो गया, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा हो गया आपका कंडक्टर का, और स्किन इफेक्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे के वैसे ही रहा, कम ही है। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हो या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आपको पूछा गया, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और कॉस्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कैपिटल को देखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अगर मुझे इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ACSR, मतलब ही एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेइनफोर्स। हम लोग क्या करते हैं, इसी कंडक्टर के बंच के अंदर एक स्टील का, एक नहीं मल्टीपल स्टील के कंडक्टर्स को पुटअप करते हैं। इसके अंदर स्टील आपका करंट कैरी नहीं करने वाला, पहली बात। आपको सिंपली क्या है, आपके एल्यूमिनियम ही करंट कैरी करेंगे। अब और मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेइनफोर्स हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो स्टील का काम
ACSR में क्या होता है, सिंपली आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। स्टैंडर्ड से आपने ऑलरेडी स्किन इफेक्ट कम कर लिया है, तो आपके जो 2 मेजर डिसएडवांटेज थे सॉलिड में वो आपने कवर कर दिए। सो क्वेश्चन आता है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस में कौन से टाइप का कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होता है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, और यूजुअली स्टील ये सेंटर्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं और एक बिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है आपका। चलो ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया, स्किन इफेक्ट कम हो गया, ये आपके बिट्स हो गए, लेकिन इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है उसको कैलकुलेट करने बोलते हैं। तो इफेक्टिव डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2n-1 ब्रैकेट द होल d। ठीक है, फिर ये d का मतलब है आपके जो छोटे छोटे सर्फेसेस है वो सारे रेडियस, और स्टील का भी उतना ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि स्टील के लिए हम लोग अलग रखते हैं। और n का मतलब है नंबर ऑफ़ लेयर। अब देखो ये जो है एक ही लेयर दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं और एक पुटअप कर देता हूँ तो और एक लेयर हो जाएगा। तो जितने लेयर होते हैं उतने लेयर्स का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। आपको ये बिट दिमाग में रखना है। इफेक्टिव डायमीटर अगर पूछा जाता है ACSR कंडक्टर्स का तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो ACSR कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, 30/7, 54/7। अब ये क्यों ऐसे, इसमें 30 का मतलब क्या और 7 का मतलब क्या है। 7 का मतलब है स्टील और 30 का मतलब है आपके एल्यूमिनियम। मतलब अगर ये जो कंडक्टर 30/7 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 30 एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स रहेंगे और 7 क्या रहेंगे, आपके स्टील के कंडक्टर्स रहेंगे। यहाँ पर स्टील का काम सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके देना है। ठीक है, अब इफेक्टिव डायमीटर के अंदर स्टील का भी डायमीटर कंसीडर होता है, ये भी एक बिट आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर है कि कंडक्टर्स का पोर्शन क्या है, स्किन इफेक्ट भी क्या है, एक ओवरव्यू आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का बिट। ठीक है, नेक्स्ट बिट पढ़ लेते हैं हम लोग, अब स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, अब आता है स्किन इफेक्ट। अब देखो स्किन इफेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ AC में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्किन इफेक्ट के जितने भी बिट्स बता रहा हूँ इसको आपको साइड में लिख लेना है, याद रखना। स्किन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ AC में प्रेजेंट होता है। रीज़न इज स्किन इफेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक बात हम लोगों ने देखा है, इंडक्टेंस पे डिपेंडेंट है। DC में इंडक्टेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए स्किन इफेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन AC इटसेल्फ। अगर आपको पूछा जाता है DC में स्किन इफेक्ट कितना होता है तो सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्किन इफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने एक थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लिया है कि आपका जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट पोर्शन पे फ्लो होता है। इसी की वजह से होता है आपके जो आउटर जो फ्लक्सेस है रेट। और एक देखो AC में क्यों होता है, तो आपके फ्लक्सेस कैसे होने वाले हैं, कंटिन्यूसली मूव होने वाले। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कंटिन्यूस रहेगा। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो हमको पता है कि फ्लक्स लिंकेज होगा, EMF इंड्यूस भी होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्लोज पाथ है। सो यही जो फ्लक्स लिंकेज है यही आपका मेन रीज़न है एक्चुअली स्किन इफेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपके जो आउटर जो करंट फ्लो होने वाला है उसके जो फ्लक्सेस है वो इनर कंडक्टर्स के साथ लिंकअप हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके आउटर जो है वो इनर के साथ लिंकअप होते हैं। याद रखना, आपके आउटर ही इनर के साथ लिंकअप होते हैं, आपके इनर आउटर के साथ लिंकअप नहीं होते। रीज़न है इनर के पास अलग मतलब कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसका काम क्या है, उसको बस फ्लो होना है। ठीक है, सो इसीलिए आपके आउटर जो है वहाँ पर फ्लक्सेस ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, वहीं पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है, इसीलिए वो इनर के साथ ही लिंकअप होता है। एक बार अगर लिंक हो गया तो वहाँ पर इंडक्टेंस फॉर्म हो गया और ओवरऑल इंडक्टेंस जो है सेंटर में वो ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, इम्पीडेंस ज़्यादा हो गया और उसी की वजह से इनर पोर्शन में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव इम्पीडेंस बढ़ने की वजह से आपका करंट वहाँ पर फ्लो नहीं होता है। ठीक है, फ्लो नहीं होता मतलब नहीं, एक्चुअली फ्लो कम हो जाता है कंपेयर टू आउटर पोर्शन। सो करंट का टेंडेंसी है तो वो आउटर पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करता है फ्लो होने की रादर देन इनर पोर्शन, बिकॉज आउटर पोर्शन पे इम्पीडेंस कम है। ये बिट है आपको याद रखना पड़ेगा, आउटर के जो फ्लक्सेस हैं आपके वो इनर के साथ लिंकअप होने वाले हैं। यही एक रीज़न है आपका स्किन इफेक्ट का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, या फिर इंडक्टेंस जो फॉर्म होता है कंडक्टर के सेंटर में, पूछा जाता है कि किसके वजह से होता है, तो आपके आउटर जो फ्लक्सेस है वो इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के जो फ्लक्सेस है वो इनर कंडक्टर के फ्लक्सेस के साथ लिंकअप होने की वजह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
कि आपका जो हाँ, ये जो बिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिट है। इवन मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पढ़ा है या देखा भी है कि अगर आपका रेजिस्टेंस AC में 2 ओम है तो DC में कितना रहेगा, ठीक है, या फिर DC में 2 ओम है तो AC में कितना रहेगा, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो फैक्टर है ये वैरी होता है फ्रॉम बिटवीन 1.5 से लेके 1.6 के बीच में, लेकिन स्टैंडर्ड 1.6 है, तो आप इसको फॉलो कर लेना। और देखो, या मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, अच्छे से करो। सिंपली आपको पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस है 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने 2 वोल्ट DC अप्लाई करके है तो करंट इतना फ्लो हो रहा है। और अगर वही 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैंने वोल्टेज 2 वोल्ट AC का दे दिया तो करंट कितना फ्लो होता है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। DC दिया है तो उसको 1.6 टाइम्स कर AC में पुटअप करो और तब जो करंट आएगा वो आपको यहाँ पर आंसर देगा, ठीक है। ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ES में भी पूछा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि स्किन इफेक्ट कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। जितना आपका डायमीटर ज़्यादा रहेगा उतना फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा रहेगा। जितना आपका कंडक्टर का डायमीटर ज़्यादा है उतना आपका स्किन इफेक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप स्टैंडर्ड कंडक्टर्स बनाते हो तो आपके कंडक्टर्स का जितना डायमीटर कम है उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, सिंपली। और ये रहा आपका परमेबिलिटी। अगर आप ऑब्वियसली कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन एयर में रहते हैं तो परमेबिलिटी कितना रहेगा आपका, म्यू आर कितना रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी कितना रहेगा, परमेबिलिटी कितना रहेगा, तो 1 रहेगा, ठीक है। अगर आपका परमेबिलिटी भी ज़्यादा है, अगर आपका फ्लक्स, ऑब्वियस है फ्लक्स लिंकेज की बात चल रही है ना, अगर कन्वीनियंट फ्लक्स के लिए फ्लो होने के लिए अगर आप कन्वीनियंसी प्रोवाइड करके दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, सिंपली। इसका मतलब ही अगर आप परमेबिलिटी बढ़ाते हो तो आपका स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, मटेरियल, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर आता है फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सेस, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर दो, DC तक लेके जाओ, 0 चले जाओ, तो आपका स्किन इफेक्ट कितना है, 0 है। ये दिमाग में बैठ लेना है आपको, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए है। स्किन इफेक्ट क्या करने से बढ़ता है और क्या करने से कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, स्किन इफेक्ट का एक अल्टीमेट फार्मूला आपके दिमाग में रख लेना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो या फिर डायमीटर का स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और परमेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी, 3 ही फैक्टर्स पर स्किन इफेक्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपके ये दिमाग में बिट हो जाना चाहिए, और आउटर और इनर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बंडल कंडक्टर्स। स्टैंडर्ड कंडक्टर्स देख लिया, ACSR देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बंडल कंडक्टर्स। बंडल कंडक्टर्स में क्या है, एक ही कंडक्टर के सब कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक ही फेज़ है आपका, ठीक है, इसको मैंने बस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और क्या है इसमें, आपका कंडक्टर का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, और साइज़ मतलब एक्चुअल कंडक्टर का साइज़ कम हो जाता है, इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, आप स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर्स बढ़ जाता है, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर जो एरिया है, अब यहाँ पे कैसा था, आपके सारे के सारे चिपके होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कंडक्टर्स कैसे रहने वाले हैं, आपके थोड़े से डिस्टेंट रहेंगे, मतलब हाई डिस्टेंस रहेगा कंपेयर किया। और ये जो म्यूचुअल डिस्टेंस है, मतलब आर फेज़ और वाई फेज़ के बीच में जो डिस्टेंस था, या फिर दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस था, वो वैसे के वैसे ही रहता है। बंडल कंडक्टर्स में इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बिट्स आता है। देखो, एक एक चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। देखो, सेल्फ डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, आपका एक कंडक्टर है, आपने उसके 2 पोर्शंस बनाए, 3 पोर्शंस बनाए, 4 पोर्शन बनाए। आप इसके साथ साथ क्या करते हो, इसके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ा देते हो, सेल्फ डिस्टेंस बढ़ जाता है। और हमें पता है सेल्फ डिस्टेंस का मतलब होता है आपका GMR, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे GMD GMR भी, डोंट वरी। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक है, आपका जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है वो बढ़ जाता है, आपका सेल्फ डिस्टेंस बढ़ जाता है। और आपका जो ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर है, मतलब ये म्यूचुअल डिस्टेंस जो था वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंपल बिट आता है, अगर हम लोग बंडल कंडक्टर्स यूज़ करते हैं तो आपके GMD के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो आपको GMD के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ GMR ही अफेक्टेड रहेगा, वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखो GMR का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, GMR का वैल्यू बढ़ जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इटसेल्फ एक बिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो। तो पूछा जाता है कि अगर बंडल कंडक्टर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट क्या है, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। और ये जो फार्मूला है आपको
ऑलरेडी ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, E=V/D। बस इसको आपको कंडक्टर्स के फॉर्म में या फिर ट्रांसमिशन के फॉर्म में लिखना है, तो GMD और GMR के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। GMR म्यूचुअल डिस्टेंस कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और GMR सेल्फ डिस्टेंस कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और बढ़ेगा, और म्यूचुअल डिस्टेंस कैसे रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं इस बंडल कंडक्टर्स यूज़ करने की वजह से। हमारे बेनिफिट क्या हो गया, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आपका बढ़ गया, कोरोना लॉस कम हो गया, इंटरफेरेंस कम हो गया। लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता है। अब देखेंगे कि कैसे बढ़ता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, कम होता है। इसके वजह से क्या हो गया, आपका इम्पीडेंस लोडिंग जो है वो बढ़ता है, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आपके दिमाग में बिट होने चाहिए सारे, कि बंडल कंडक्टर्स यूज़ करने पे क्या क्या आपके इफेक्ट होने वाले हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं जानबूझ के लास्ट में रखा है, वो है आपका ये टॉप पे जो वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड या फिर शील्ड वायर, ठीक है। ये इतना सारा साइट्स हैं जहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर MCQs गलत है, तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर का वायर है ये ग्राउंड का वायर होता है, और ये शील्ड वायर भी बोलते हैं इसको, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग सर्जेस से प्रोटेक्ट करना होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। और रिटर्न पाथ बोलकर भी, ठीक है। और दूसरा, अब ये आ ही गया है तो मैं इसमें और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपके जो स्विचिंग सर्जेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप सर्ज डाइवर्टर्स या फिर सर्ज अरेस्टर्स यूज़ करते हो, ठीक है। दिमाग में रख लेना, स्विचिंग सर्जेस के लिए ही सिर्फ सर्ज डाइवर्टर या फिर अरेस्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से ये आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आपको मतलब ट्रांसमिशन लाइन का ये नहीं करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ पर ये बिट। और एक चीज़ पूछा जाता है, देखो MCQ बिट है कि आपका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का इंसुलेशन लेवल है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं आप, ठीक है। तो वो आता है पीक स्विच्ड वोल्टेजेस। क्या है कि आपके ट्रांसमिशन लाइंस को बार बार स्विच करना पड़ता है। स्विच का मतलब क्या है, सर्विस में आना, सर्विस से बाहर जाना, सर्विस में आना, सर्विस में बाहर जाना। ये जो स्विचिंग्स होते हैं मतलब पैरेलल चलते हैं बहुत सारे लाइंस, तो इनको आपको किसी को चाहिए, किसी को निकालना है, किसी को डालना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वहाँ पे स्विचिंग होती है, और उसका जो पीक वोल्टेज होता है उसी के बेसिस पे हम लोग इंसुलेशन लेवल्स को डिज़ाइन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, आपके दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बिट। चलो ठीक है, बंडल कंडक्टर्स में और एक बिट था वो रह गया। देखो, अब मेरे पास एक पूरा कंडक्टर है, अगर मैंने इसके बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर्स बना दिए तो मेरा एक सब कंडक्टर का रेडियस कितना होगा। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड में पढ़ लिया ऑलरेडी 2n-1d, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, सिंपली r² आप जितने भी टुकड़े बना रहे हो, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है स्मॉलेस्ट रेडियस है उसका स्क्वायर इंटू n। सो स्मॉलेस्ट रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है, r/√n करना है। इसका मतलब अगर आपने कोई भी पीस नहीं बनाया तो n का वैल्यू सिंपली 1 पुटअप करो, आपको दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। अगर आपने 2 पीसेस बनाया तो सिंपली आपको अंडर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। दिमाग में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, बंडल कंडक्टर्स में पूछा जाता है, ठीक है। सिंपली आपको √n, जितने आप पीसेस करोगे, जितने आप छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरियाज बनाओगे आपके कंडक्टर के, उतने ही अमाउंट से डिवाइड बाय √that अमाउंट कर देना है आपको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ GMR एंड कॉन्सेप्ट ऑफ GMD, ठीक है। अब देखो, GMR का मतलब है सिंपली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफरेंस, और इसी को हम लोग बोलेंगे सेल्फ डिस्टेंस। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया सेल्फ डिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टर का सेल्फ डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपने पीसेस बना दिया है तो उसका इफेक्टिव डायमीटर कितना बनेगा उसका सेंटर से लेकर सरकमफरेंस तक, ये चीज़ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब आता है GMR, ठीक है। GMD कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आपके पास एक पूरा बंच है तो इस पूरे बंच का आपका डायमीटर कितना है, इफेक्टिव डायमीटर कितना है, वो आप इसमें कैलकुलेट करते हो। इसमें क्या आता है, म्यूचुअल आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, सेल्फ आता है। मतलब आपको सिर्फ आपके कंडक्टर से ही मतलब है, आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, ठीक है, एक फेज़ के, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया सिंगल कंडक्टर। ये जो बिट है, अगर आप देखते हो सिंगल कंडक्टर का पूछा जाता है कि GMR कितना है, तो R' आएगा आपका हमेशा। जहाँ पर भी आप AC सिस्टम के लिए GMR
कैलकुलेट कर रहे हो या फिर GMD कैलकुलेट कर रहे हो, वहाँ पर आपको R डैश इज इक्वल टू 0.7788 R आना ही है। और ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको 77.88% वाला, ये है आपके इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस के वजह से आने वाला। ये भी एक बिट है, आपको दिमाग में रख लेना है। R डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0.7788 R। इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स लिंकेज, उससे मतलब नहीं हमें अभी। अब हम लोग सिर्फ दिमाग में रखेंगे R डैश इज इक्वल टू क्या आपका 0.7788 R। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ GMR या फिर सेल्फ डिस्टेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर का GMR है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं GMD में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एक कंडक्टर के रिस्पेक्टिव में बाकी सारे कंडक्टर्स का रोल कैसा है, उसका इफेक्टिव डायमीटर कितना आने वाला है, कॉन्सेप्ट चले जाते हैं, ठीक है। GMD अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली रूट ऑफ n, जितने भी आपके स्पेसिंग्स हैं वो आप लोग लिखोगे। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली GMR और GMD में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने सिंपली 3 कंडक्टर्स लिए, एक उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया है कि आपको GMR कैलकुलेट करना है और GMD कैलकुलेट करना है। जब भी आप GMR कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो आप GMR A के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपली आपके इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब या फिर इसके कंटेंट में जो कुछ भी कंडक्टर्स है उनके सेल्फ GMRs आपको ऐड कर लेने हैं, GMR एंड GMR, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे आपने यहाँ किया वैसे ही आपको यहाँ करना है। सो क्यूब रूट ऑफ GMR 3 बार आने वाला है, इसका मतलब क्यूब रूट चला गया, ठीक है। तो आपका बचा क्या, सिर्फ GMR। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सिर्फ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। रीज़न ये है कि आपको R डैश कंसीडर करना पड़ता है जब भी आप सेल्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। सो R डैश कितना है आपको 0.77 टाइम्स 8 7788 टाइम्स R। सो R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना आया 2.34। इस तरीके से हम लोग GMR को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको GMD कैलकुलेट करना है तो आपके डिस्टेंसेस पिक्चर में आते हैं। जब तक आप GMR कैलकुलेट कर रहे हो तब तक आपके डिस्टेंसेस पिक्चर में नहीं आएंगे, ठीक है। कब आएंगे वो भी देखते हैं हम लोग, और कैसे आते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर सिमेट्रिकल कंपोनेंट है तो सिंपली आपको ये करना है। अब देखते हैं GMD है तो क्यूबिक, अगेन आपका nth रूट ऑफ आपके जितने भी स्पेसिंग्स है। सो अब 4 मीटर आपका आंसर है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपने R डैश नहीं लिया, ये बिट आपको दिमाग में रख लेना है। जब भी आप स्पेसिंग्स के बारे में बात करोगे तब आपका R डैश नहीं आता, लेकिन जब आप पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में बात करते हो तो आपका R डैश ज़रूर आता है। ये बिट अगर आपको क्लियर हो गया तो ही आपको कॉन्सेप्ट ऑफ GMR एंड GMD आगे चल के भी समझेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग कर रहे हैं। मैंने एक कंडक्टर लेकर यहाँ पर प्लेस कर दिया, सेम डिस्टेंस से सारी चीज़ें सेम है। अब देखते हैं GMR है, GMR पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। रीज़न क्या है, अब सिर्फ एक सेल्फ रेडियस या फिर सेल्फ सेंटर की बात कर रहे थे, इसीलिए एज इट इज़ GMR है, GMR भी GMR सी, मुझे स्पेसिंग से वहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, R डैश मेरा जो है वो मैंने एज इट इज़ GMR लिख लिया। लेकिन अब GMD में वेरिएशन है, क्योंकि आपने स्पेसिंग बदल दिया ना, तो यहाँ पे इनके बीच में D है, इनके बीच में D है, लेकिन इसके और इसके बीच में 2 टाइम्स ऑफ D है, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू यहाँ पर था वो थोड़ा वेरी होगा, 448 हो गया, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 448 हो गया। आपका आंसर कितना आया 5.04, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन पॉइंट ये है इसमें कि जब भी आपका सिमेट्रिकल था तो आपका GMD कितना था, 4 मीटर था, और जब भी आपका अनसिमेट्रिकल है तो आपका GMD कितना है 5.04। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल में आपका GMD का वैल्यू बढ़ जाता है कंपेयर टू सिमेट्रिकल। ये आपका बिट है, ये आपका कंक्लूजन है, आपको यही चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी। अब देखो इसमें सेल्फ GMR कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पर सेल्फ GMR और सेल्फ GMD दोनों भी सेम हो जाएंगे। रीज़न ये है, यहाँ पर 2 कंडक्टर्स के बीच में स्पेसिंग भी है। चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ दिस और दिस, मतलब इसका सेल्फ GMR भी ले लो, या फिर आप ऐसे बोलो कि सेल्फ GMD भी ले लिया, तभी आपको सेल्फ GMR या फिर सेल्फ GMD ही आएगा, ठीक है। मतलब दोनों का मतलब एज इट इज़ सेम है यहाँ पर। अब देखते हैं, सेल्फ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मैं कि इसी के बारे में कंसिडरेशन करते हैं। तो सिंपली क्या होगा, आपका क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है। सेल्फ GMR और सेल्फ GMR तीनों को हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको
अगर आपको कंसिडर करना है इसका इफेक्टिव डिस्टेंस, तो आपका सिंपली आर डैश तो बन ही जाएगा, क्योंकि क्या है कि तीनों के तीनों सेम डायमेंशंस है, तो हमको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आर डैश बन गया। लेकिन स्पेसिंग्स भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सब कंडक्टर आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको सेल्फ GMR बोलने से अच्छा इसको हम लोग सेल्फ GMD भी बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली क्या बोलेंगे, सेल्फ GMD और सेल्फ GMD, ये बहुत बेटर तरीका है अगर आप क्लियर कर लेते हो कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये बिट समझ में नहीं आएगा। देखो सेल्फ GMD कर लिया, सिर्फ अब सेल्फ GMD में क्या है, सिंपली ये स्पेसिंग का फैक्टर आ जाएगा और आपका आर डैश जितना है उतना का उतना ही रहेगा। देखो तीनों की तीनों सेम है, इसीलिए मैं सिंपली आर डैश बोल रहा हूँ इंटू एस। तो आपका आंसर क्या बन गया, आर डैश इंटू एस। आपको पता है कि आर डैश इंटू एस का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 0.7788 इंटू 2 इंटू 20, सिंपली हो गया आपका आंसर 7.56 मीटर। इस तरीके से आपको GMR और GMD कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है, और जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। और मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में, लेकिन आपको GMD और GMR ओरिएंटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको ये नहीं पूछेंगे इंडक्टेंस पर फेज कितना है, कैपेसिटेंस पर फेज कितना है, पर आपको ये पक्का पूछेंगे कि GMD कितना है, क्योंकि आसान होता है पूछने के लिए। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे और बोलेंगे कि आपको GMD कैलकुलेट करो, GMR कैलकुलेट करो, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का बिट क्या है। ठीक है, हम सबको पता है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइंस क्या होता है और क्यों करता है, सबको पता है। सिंपली क्या है, आपका जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर किया आपने सेंडिंग एंड वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर के चार्जिंग करंट्स। कैपेसिटर कहाँ फॉर्म होता है, तो आपका कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में फॉर्म होता है। इसी के वजह से चार्जिंग करंट्स के वजह से आपका जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, और ये यूजुअली होता है वेरी लाइट लोड कंडीशंस में। आपके पास आपका ट्रांसमिशन लाइन अगर बहुत ही लाइटली लोडेड है या फिर लीडिंग लोड फैक्टर्स हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आपके पास लीडिंग लोड फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर ये केस है कि बहुत ही लाइटली लोडेड है आपका ट्रांसमिशन लाइन और कैपेसिटेंस बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो गया है और आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये केसेस में ये होता है कि आपके रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग से ज़्यादा हो जाता है। अब इससे आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपने आपका जो सिस्टम है उसको किसी अच्छी तरीके से किसी वोल्टेज पर डिज़ाइन किया हुआ है। अगर वो उस वोल्टेज के बियॉन्ड अगर वोल्टेज चला जाता है तो आपका सिस्टम डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब है हर इक्वल इंटरवल के बाद हम लोग आर, वाई और बी इनके फेजेस का जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर देते हैं। मतलब आर, वाई, बी है तो सिंपली हम लोग आर के जगह पे वाई पुट अप करेंगे, वाई के जगह पे आर एंड बी एंड सो ऑन, मतलब तीनों के प्लेसेस इंटरचेंजेस हो जाने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ये वो था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को क्या करना है कि एक्चुअली जो कन्फ्यूजिंग बिट्स है उस पर फोकस करते हैं। चलो देखते हैं क्या है एक्चुअली ट्रांसपोजिशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए किया जाता है और ये कोई भी बताता नहीं है, वो है एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। राइट, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस को कम करना है तो आप ट्रांसपोजिशंस करते हैं। ठीक है, हर इक्वल इंटरवल पे। ज़्यादातर इक्वल इंटरवल का मतलब 1/3 होता है, ये भी एक बिट है, आपके दिमाग में रख लेना। अब देखते हैं हम लोग, अगर लाइन सिमेट्रिकल है, अगर लाइन अनसिमेट्रिकल है, अगर हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन नहीं करते हैं तो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। देखो अगर सिमेट्रिकल लाइन है ना तो आपको ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका। देखो सिमेट्रिकल लाइन है तो आपको ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंडक्टेंस है वो एज इट इज़ रहता है, कैपेसिटेंस है वो भी एज इट इज़ रहेगा, और आपका इंटरफेरेंस कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपली अगर क्वेश्चन पूछा है कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इन सिमेट्रिकल लाइन इज़, तो आपका आंसर आना चाहिए 0। ट्रांसपोजिशन क्या सिमेट्रिकल में होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपने ट्रांसपोजिशन नहीं किया और अनसिमेट्रिकल है तो क्या इफेक्ट होता है। आपके जो फेजेस का इंडक्टेंस पर फेज है, आर का अलग रहेगा, वाई का अलग रहेगा, बी का अलग हो जाता है, इसके वजह से अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, अगेन इवन आपका कैपेसिटेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जी नहीं,
अगर अनसिमेट्रिकल लाइन है, ट्रांसपोजिशन नहीं हुआ है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पर इफेक्ट आएगा। और क्या इफेक्ट आएगा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो फ्लक्स लिंकेज है, मतलब बाहर के केबल्स के साथ, बाहर के लाइंस के साथ, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। अब और एक चीज़ है, फिर इसका मतलब ट्रांसपोजिशन किसके लिए बना है, तो अनसिमेट्रिकल लाइंस के लिए बना हुआ है, ठीक है, फेनोमेना। अब देखो ट्रांसपोजिशन फॉर अनसिमेट्रिकल लाइन, अगर मैंने ट्रांसपोजिशन कर लिया तो आपके इंडक्टेंस पर फेज इक्वल रहते हैं, आपके कैपेसिटेंस पर फेज इक्वल रहता है, और आपका इंटरफेरेंस कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। सो ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या क्या है। आपको पता है रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा और कंडक्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। जी प्लस जे बी भी बोलते हैं, ससेप्टेंस भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। देखो याद रखना, ससेप्टेंस का यूनिट क्या आता है, क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर करते आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करना है, तो z इजिकल टू 1/y भी लिखना है, 1/y लिखना है तो 1/j प्लस जे बी, और यहाँ पर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंट, ये मतलब इसी का एग्जैक्ट अपोजिट, g माइनस जे बी एंड g माइनस जे बी। अगर आप ये करते हो इसको, तो आपको g और b अलग से मिल जाते हैं, तब आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा फंडा है, बेसिक में था। आई होप मैंने क्लियर भी किया है इसको। चलो देखते हैं कि मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का तो फॉर्मूला सबको पता ही है, वेरी फर्स्ट लेक्चर, रो इंटू एल अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर ओम पर किलोमीटर पे आएंगे हम लोग, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत बड़े होते हैं, तो सारे के सारे चीज़ें आपके किलोमीटर में रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मान लो कि मेरे पास 1 फेज 2 वायर है, तो इंडक्टेंस के 2 लिंकेजेस आएंगे, फ्लक्स लिंकेजेस। एक्चुअली इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही क्या है, फ्लक्स पर यूनिट करंट, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पर फ्लक्स मतलब ही फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। आप ये फ्लक्स को निकाल कर वहाँ पर लिंकेज अगर लिख लेते हो, साई लिखते हो, तो भी आपका सही है, ठीक है। तो सिंपली फ्लक्स लिंकेज का मतलब ही आपका इंडक्टेंस हो जाएगा। तो फ्लक्स लिंकेज 2 तरीके से हुए, एक कंडक्टर का खुद के साथ और एक कंडक्टर का दूसरे के साथ, ठीक है। तो सिंपली इनर एंड आउटर। सो अगर आपको पूछा जाता है इंडक्टेंस, इंटरनल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, तो सिंपली आपका आंसर आएगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 8 पाई। ये आपको याद रख लेना है, इसको रट लेना है, ठीक है। अगर आपको सिंपली पूछा है एक्सटर्नल, तो म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 2 पाई, और तब आते हैं आपके पिक्चर में ln ऑफ डी अपॉन आर, ठीक है। डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, और आर का मतलब है आपका रेडियस। और यहाँ पर देखो मैंने आर डैश नहीं लिया है, रीज़न है जब मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा तब ही मैं आर डैश ले लूँगा, ठीक है। सो अगर मुझे पूछा कि इंडक्टेंस पर एक कंडक्टर का इंडक्टेंस कैसा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0.2 ln ऑफ डी अपॉन आर डैश, वेयर आर डैश इज 0.7788 टाइम्स योर आर। इंडक्टेंस में आपका आर डैश हमेशा प्रेजेंट रहेगा, आपको ये बिट दिमाग में रख लेना है। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस आर डैश कंफर्म रहेगा, वेयर एज कैपेसिटेंस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसी में बिट है, सिंपली क्वेश्चन देते हैं कि अगर एक फेज़ का इंडक्टेंस इतना है तो दोनों कंडक्टर का मिलाकर कितना होगा, तो आपको सिंपली ट्वाइस कर लेना है, ट्वाइस कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक फेज़ के लिए निकाला या फिर एक कंडक्टर के लिए निकाला है, तो आपने LT मतलब 2 टाइम्स कर लेना है, जो कुछ भी ऊपर के फॉर्मूला था। अगर 3 रहता तो 3 टाइम्स कर लेना होता, लेकिन 3 के लिए फॉर्मूला अलग आ जाता है। 3 के लिए फॉर्मूला कौन सा आता है, तो इंडक्टेंस पर फेज़ निकालना है आपको, 0.2 ln इंडक्टेंस पर फेज़ निकालना है आपको, तो 0.2 ln ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा GMD अपॉन GMR, ठीक है। आपको ऑलरेडी GMD कॉन्सेप्ट पता है और GMR का कॉन्सेप्ट पता है, और जितने भी फॉर्मूलेज आप यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे मिली हेनरी पर किलोमीटर के लिए है, मिली हेनरी पर किलोमीटर के लिए। ये बिट इम्पॉर्टेंट है, आपके आंसर्स में सिर्फ 22 200 अगर आ गया, फिर अगर आपने मिली हेनरी को पिकअप नहीं किया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से इसको पिक कर लेना, क्या है ये, मिली हेनरी पर किलोमीटर। सो अगर इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन सिंपली पूछा है आपको, तो इंडक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू 0.2 ln ऑफ GMD अपॉन GMR। अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन हो, अनसिमेट्रिकल लाइन हो, उससे मतलब नहीं, आपको क्या है, सिंपली GMD GMR कैलकुलेट करते आना चाहिए, और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हो तो आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है, आपको इससे ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट
नहीं करना, मैं सिंपली बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको बस इतने ही फॉर्मूले पुटअप करने हैं और आप आराम से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करके निकल जाओगे। मैं बोलूँगा आप GMD और GMR पे जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करके उतना आपके लिए अच्छा है, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन दीज डेरिवेशंस। आपको इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं, आप सिर्फ फाइनल आउटपुट निकालो और आप चलते बोलो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सिंपली मैं अगेन यहाँ पर वही करूँगा, 2 कंडक्टर्स ले लिए, डिस्टेंस मेरा है D और रेडियस है मेरा R, ठीक है। सिंपली अगर मुझे CAB, इसका मतलब ये A है और ये AB, दोनों का फेज़ वाला निकालना है तो पाई E0 ER अपॉन ln ऑफ D अपॉन R। कैपेसिटेंस में कहीं पर भी रेडियस का इफेक्टिव रेडियस नहीं आएगा, R डैश नहीं आएगा, आपको सिंपली R ही लेना है। R डैश ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस के लिए ही है, ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना। अब देखो ये आपको ऑन फेज़ मिल गया, मतलब एक पूरा ऐसे ये 2 टोटल मिल गया। अगर आपको इसको सिंपली पर फेज़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस कर देना पड़ेगा। CAN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CAB, यही इसका बिट आता है यहाँ पर। और अगर आपको सेल्फ GMD सेल्फ GMR कैलकुलेट करते आता है तो आप कैपेसिटेंस आराम से किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेट कर सकते हो, 3 फेज़ 4 वायर हो, 3 फेज़ हो, अर्थ हो न हो, ठीक है। अब देखते हैं इसको अलग अलग तरीके से डिराइव किया जाता है। वैसे अगर आपको पर फेज़ की बात कैलकुलेट करना है तो सिंपली मैंने पर फेज़ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लिया है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, मिरर कॉन्सेप्ट आता है, इससे हमको इतना ज़्यादा मतलब नहीं, हम लोग इससे पर फेज़ में क्या है 2 पाई E0 ER है, एक्चुअली ER इज इक्वल टू 1 ले लिया क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, ठीक है। सो चार्जिंग का जो है वो एयर है। सो 2 पाई E0 अपॉन ln ऑफ D अपॉन R। ये देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R यूज़ किया है। मैं बार बार ये बिट बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ R डैश दिमाग में रख लेते हैं, अरे सर ने तो यही पढ़ा। भाई मैंने सिर्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ा है, मैंने कैपेसिटेंस के लिए नहीं। कैपेसिटेंस के लिए आपका जो डिस्टेंस है वो अलग है। यहाँ पर आप क्या है GMD के लिए प्रेफर करते हो, आपको डायमीटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो देखो CAN, और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो R डैश आएगा ही नहीं, तो CAN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CAB। आपको ये दिमाग में आ गया। और आपका जो पर फेज़ कैपेसिटेंस पर फेज़ का जो फॉर्मूला हो गया वो 2 पाई E0 ER अपॉन ln ऑफ GMD अपॉन R। ये R का R ही रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये 3 फेज़ 3 वायर के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर है। कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस इससे ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि हमको यहाँ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए ये सारे बिट्स आपके फॉर्मूले के नोटबुक में आना चाहिए। और एक बात है रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटेंस। रिएक्टिव पावर कितना कंज्यूम करने वाला है आपका कैपेसिटेंस, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका वोल्टेज, आपका ओमेगा 2πf और कैपेसिटेंस पर फेज़, ठीक है। और अगर ये था पर फेज़ की बात, अगर आपको 3 फेज़ बोला तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी एक बिट है, आपको दिमाग में रखना है। SSC JEE का बिट है। सिंपली क्वेश्चन था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, VPH² W एंड CPH। अब इसमें अच्छी चीज़ नोट करने जैसा क्या है, हियर रिएक्टिव पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ योर फेस, और ये है थ्योरी बिट, ठीक है। और ये थ्योरी बिट लास्ट BMC एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, मैंने देखा था। सो सिंपली आपको ये बिट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे आपके कि रिएक्टिव पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फेस फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और कहीं नहीं। आप नहीं तो फिर कहीं पर भी अप्लाई कर दोगे। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी चीज़ें पढ़ा है, अगर हम लोग लेंथ वेरी करते हैं, रेडियस वेरी करते हैं, स्पेसिंग वेरी करते हैं बिटवीन द कंडक्टर्स, तो आपको इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, और आपके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है। अल्टीमेटली हमारे पास 3 ही है, R, L और C, ठीक है। चलो देखते हैं। रेजिस्टेंस का तो सबको पता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A है, तो अलग से कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। वहाँ पर बस आपको क्या था, ओम बोलते थे, तो यहाँ पर आपको ओम पर किलोमीटर इतना ही एक डिफरेंस है। लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो लेंथ बढ़ गया आपका, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपली वही कॉन्सेप्ट है। तो लेंथ बढ़ाया हमने, आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर रेडियस बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बढ़ानी इंक्रीज़ के लिए लिखा है, ठीक है। और ये मुझे एस के नोट्स में मिले थे, मैंने वहीं से यहाँ पर पुटअप किया है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा खुद का है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर
रेडियस ऑफ कंडक्टर बढ़ा दिया है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया आपका बढ़ा दिया है, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए आपका रेजिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल स्पेसिंग है, अगर सिमेट्रिकल स्पेसिंग हो, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग हो, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं, नो चेंज। अगेन अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है, नो चेंज। हाइट, अगर मैंने हाइट बढ़ा दिया कंडक्टर का तब भी रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं। अब हम लोग चलते हैं इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, लेंथ अगर आप बढ़ा देते हो तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है, सबको पता है ये बिट कि लेंथ अगर बढ़ता है तो इंडक्टेंस बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लेंथ और कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसे होता है, देखो कैपेसिटेंस मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपके कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से चार्जिंग करंट ज़्यादा होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज कम हो जाता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है कंपेयर किया सेंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगेन इंडक्टेंस लेंथ अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो एक बिट क्लियर हो गया कि लेंथ बढ़ने से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों के तीनों बढ़ते हैं। चलो ये कंक्लूजनरी लाइन हो गया। चलो अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर अगर बढ़ता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमडी एंड जीएमआर, अगर आप अच्छे तरीके से इंडक्टेंस के फॉर्मूले को रटोगे, 0.2 ln ऑफ GMD अपॉन GMR, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर बढ़ता है तो आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा इसका मतलब कि आपका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर बढ़ने वाला है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको बस ये दो फॉर्मूले ही दिमाग में रखने हैं, कैपेसिटेंस पर फेज, इंडक्टेंस पर फेज, और कैपेसिटेंस का पर फेज को इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लाइन होता है, वहाँ पर क्या होता है तो आपको हाफ कर देना है सिंपली, ठीक है। या फिर पर फेज कैलकुलेट करो, लाइन पूछा है तो ट्वाइस कर देना है, ये इंडक्टेंस का फंडा है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ता है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रेडियस देखो अगर बढ़ता है तो सिंपली आपका क्या है, वहाँ पर आपका न्यूमरेटर जो है वो कम होने वाला है, मतलब ही आपका इंडक्टेंस कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर कम होने वाला है, मतलब ही आपका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, आपका बढ़ जाने वाला है। सिमेट्रिकल स्पेसिंग है तो आपके, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग के अंदर आपका इफेक्टिव सेल्फ जीएमडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। अगर आप वहीं के वहीं नोट करते हो तो आपको ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है एग्जैक्टली अपोजिट, आपके इंडक्टेंस सेल्फ डायमीटर जो है ना, यहाँ पर अगर आपने देखा था वहाँ 5 आया था, 5 पॉइंट समथिंग 4 आया था, और पहले कितना था 4 था, तो उसी बिट से आप यहाँ पर क्लियर हो जाते थे कि अरे हाँ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है तो आपका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बस आपको यही दिमाग में रखना है। एल को तो भूल ही जाना, साइड में रख दो, कोई बात नहीं। अब देखते हैं हाइट। हाइट का आपका रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं और आपके इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं, जितना आपका हाइट बढ़ेगा उतना आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब ये कैसे है, तो देखो ऊपर का कंडक्टर नीचे का ग्राउंड है, ठीक है। अब इनके बीच में का हाइट है। अब अगर हम लोग कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, ए ई नॉट ई आर अपॉन डी। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका हाइट है। अगर आपका हाइट बढ़ रहा है तो आपका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, आपका कम होने वाला है। ये इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्चुअली अगर आप जाते हो तो आपको ज़्यादा बिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो टेबल है इसको आपके दिमाग में रख लेना और आपके नोट्स में भी आ जाना चाहिए ये बिट, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने आज पूरा ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट, ट्रांसपोजिशन, ये सारे बिट्स कवर किए हैं, ठीक है, और साथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ही आपके 2 पोर्ट नेटवर्क का मॉडल और रिलेटेड एनालिसिस जितना भी है, और वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये सारे बिट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। मुझे पता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया थोड़ा गैप आ गया था, बीच में थोड़ा काम चल रहा था और टाइम उतना मैनेज नहीं हो पाया। अभी से हम लोग वापस से वही ट्रैक पे आ जाएंगे, एवरीडे या वीडियो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।